हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया। जिस दिन मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस दिन मेरे पास 30 से भी ज़्यादा कॉल्स आई। लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, आपने ये वीडियो क्यों बनाया? आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? कैसे इन्वेस्ट करते हैं? और आपने कौन-कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं? इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैं कोई सट्टेबाज़ नहीं हूँ, मैं कोई टिप नहीं दे सकता। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, क्या-क्या सीखा, क्या-क्या चैलेंजेस आए, बस वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम। तो चलें सबसे पहले एक हॉट न्यूज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं, मार्केट की गिरावट। आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे गिर रहा है। गिरने की वजह यह है कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ से निकाल लिया है और उस पैसे को वो दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा शेयर मार्केट क्रैश कर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कितना नुकसान हो गया मेरा। अब ये कोई नई बात नहीं है। शेयर मार्केट गिरता भी था, उठता भी था और आगे भी गिरेगा भी, उठेगा भी। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसके लिए आप लोग इतना पैनिक हो रहे हैं। भाई जब मार्केट में आप आएँगे तो रिस्क तो होता ही है ना, तो आप वो रिस्क कैलकुलेट करके ही आते हो ना। पैसा बनाने का शौक है ना, तो थोड़ा-सा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो फिर वीडियो पे अपने वापस आते हैं। तो पहला सवाल ये है कि इन्वेस्ट क्यों किया जाए? भाई सीधा इसका सरल जवाब ये है कि जो भी आपके पास पैसा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही है। उसकी कीमत कम होती जा रही है। वैसे अगर आप पैसा बैंक्स में रखेंगे, वो भी आपको 3-4% के आसपास का पैसा वापस करेगा। अगर आप वो पैसे को किसी एफडी में लगा देंगे, वो भी 6 से 7% का आपको रिटर्न उसके ऊपर देगा। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट करीबन 6% के आसपास है। अब जो पैसा आपका बैंक में रखा हुआ है या जो आपने एफडी से बनाया है, वो पैसा तो बना, लेकिन उस पैसे का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि वो पैसा इन्फ्लेशन की वजह से गिर गया। तो कोई ऐसा तो तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से आपका पैसा एटलीस्ट डबल हो जाए, या फिर आपके बैंक में रखे पैसे या एफडी से एटलीस्ट दुगना का तो फायदा हो जाए, तभी आप इन्फ्लेशन के आसपास या उससे ऊपर चल सकेंगे। और इसी पैसे को बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। उसके अंदर से एक म्यूचुअल फंड्स भी एक तरीका है, उसके अंदर एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का भी एक तरीका है। मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो कैसे शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करें और कैसे हम तरीके निकालें जिसकी वजह से हमारा पैसा बढ़ सके, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पर क्या इन्वेस्टमेंट कर देना ही बहुत कुछ होता है? नहीं। इन्वेस्टमेंट एक हमेशा से डायरेक्शनल होना चाहिए। क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको? मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे बोलता है, मिनाज मैं 50 साल के बाद मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आए ताकि मेरे उससे खर्चे चलते रहें। तो उसने उसी डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है लाइफ का? वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। और जब तक वो गोल आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, प्लीज प्लीज इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एक डायरेक्शनल इन्वेस्टमेंट होता है। बिना डायरेक्शन के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैंने आज ये ले लिया, मैंने आज वो ले लिया, मैंने वो कंपनी खरीद ली, मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। नहीं, एक लाइफ का गोल होना चाहिए जो आपका गोल है, वो से जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। देखो बॉस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में आपको पैसा बनाना है, तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। उस रिस्क को लेने के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि कुछ ना कुछ आपके जहन में होना चाहिए कि भाई मेरे को ये चाहिए, आज से 5 साल के बाद मेरे पास ये होना चाहिए, आज से 10 साल के बाद मेरे पास ये चाहिए। कुछ तो ऐसे लाइफ गोल होंगे जिन पे आप काम करना चाहते हो, और वही देखते हुए ये रिस्क लो। पैसा है अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप मार्केट में उतर जाओगे ना, तो रिस्क और रिवार्ड दोनों ही बढ़ के आते हैं, इसका याद रखना। अब बात करेंगे उन लोगों की जो लोगों के लिए शेयर मार्केट बड़ी नई है। तो मैं हर वीडियो में अपने एक छोटा छोटा सा एक पार्ट उन लोगों को ये समझाता रहूंगा कि शेयर मार्केट है क्या, किस तरह की कंपनीज होती हैं। तो प्लीज मेरे बाकी वीडियोस में भी बने रहिएगा। तो शेयर मार्केट के अंदर 3 तरह की कंपनीज होती हैं। एक तो हो गया स्मॉल कैप, ये वो कंपनीज हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं। इनमें रिस्क बहुत हाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम होती है, इनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। अगर हिट हो जाए, अगर ये स्टार्टअप चल जाए, तो कहीं का कहीं शेयर पहुंचता है। दूसरी तरह की कंपनियां होती हैं मिड कैप कंपनियां। ये वो कंपनीज होती हैं जो कभी स्मॉल कैप हुआ करती थी, लेकिन ग्रेजुअली ग्रो 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 करते हुए ये एक मिड कैप में आ गई हैं। लेकिन रिस्क यहां भी हाई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी जरिया थोड़ा सा बढ़ता है। उसके साथ साथ
अगर ये कंपनियां चल जाएं तो इनके अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं प्रॉफिट होने के। तीसरी टाइप की कंपनीज होती हैं लार्ज कैप। ये वो कंपनीज होती हैं जो स्टैब्लिश है, इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाएगी, 2-5% गिरेंगी, फिर से वापस आ जाएंगी। और इन कंपनीज के अंदर जो रिस्क का कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कम होता है। चलो दोस्तों, अब बात की जाए कि किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए। वो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पैसे को ग्रो कर सकती हैं। देखिए, कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के कई तरीके होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। पर जो तरीका मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं आपसे आज शेयर करता हूं। मुझे पसंद है वो सेक्टर्स जो अगले 10 साल में हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके अंदर बहुत स्कोप है। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करता हूं? अगर आपने जनवरी 2024 में जो वाइब्रेंट गुजरात का जो समिट हुआ था, अगर आपने उसकी हाइलाइट्स देखी हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लग जाएगा वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इंडिया अगले 10 ईयर्स के लिए प्लान कर रहा है ग्रो करने का। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नज़र है। वो ये चाहते हैं कि ये इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, ताकि सिर्फ भारत ही आत्मनिर्भर ना बने, बल्कि हम पूरे विश्व की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और वो सेक्टर्स हैं ग्रीन एनर्जी, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अदानी ग्रुप करीबन $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रीन एनर्जी में। क्या आप जानते हैं मारुति सुजुकी ने 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, ताकि वो अपनी कैपेसिटी 40 लाख कार से ज्यादा ऊपर बढ़ा सकें। क्या आप जानते हैं निविडिया ने गुजरात समिट में अनाउंसमेंट किया है कि वो गिफ्ट सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाना चाहती है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वो सबसे पहला सेमीकंडक्टर्स का प्लांट लगाया गुजरात के अंदर। ये सब क्या है? ये एक विजन है, एक लीडर की विजन है, जिसमें को मैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजन मांगता हूं, जो भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व को हिंदुस्तान की अहमियत बता रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि और बाकी सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, और काफी तेजी से काम हो रहा है। पूरे पूरे विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने से ही काम पूरा नहीं हो जाता, बल्कि यहां से तो काम शुरू होता है। अब इन सेक्टर्स में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को पता करने के लिए कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, तो आपको अपनी एक फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है। हर कंपनी की एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है। तो जब हम कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम ये पता करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कस्टमर्स कौन हैं, कंपनी के पास कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है, कंपनी का कर्जा कितना है, डेट्स कितना है, कंपनी किन किन को सामान देती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इन कंपनी में किसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, पब्लिक ने कितने पैसे लगाए हुए हैं, FIIs DIIs ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम ये सब एक एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एक शेयर की। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कौन से ऐसे शेयर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनके रेशियोज अच्छे हैं और हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, वक्त कम होने की वजह से फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं शेयर्स का, वो मैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें अगले वीडियो तक। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है और जिसके शेयर्स मैंने भी लिए हुए हैं। पर ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस एक इन्वेस्टर हूं जो अपने शौक के लिए इन्वेस्ट करता है और अपने इन्वेस्टिंग का जर्नी आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा है। याद रखें, हर कंपनी की एक कहानी होती है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं फारूक गुलाम पटेल की। इनका जन्म 24 मार्च 1972 में हुआ। इनके फादर एक बस कंडक्टर थे गुजरात स्टेट बस ट्रांसपोर्ट में। बाद में इनका ट्रांसफ़र सूरत में हो गया। पैसों की कमी होने की वजह से इनके पिता ने इनको एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवाया, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट थे और इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए इनकी टीचर्स ने इनको एक रिकमेंड किया एक बड़े स्कूल के अंदर, जहाँ पे उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी करी।
12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही इनका मन था बिजनेस की तरफ, तो ये मुंबई के चक्कर लगाने लगे, अप एंड डाउन करने लगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम सीखने के लिए। 1993 के अंदर इन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस भी 6-8 महीने के बाद इन्होंने बंद कर दिया। 1994 में इन्होंने केपी ग्रुप की स्थापना करी और उसके अंडर केपी बिल्डकॉम नाम की कंपनी बनाई। मोबाइल्स के इस्तेमाल को देखते हुए इन्होंने मोबाइल टावर्स के कंस्ट्रक्शन का ठेका लेना शुरू किया और सिर्फ गुजरात ही नहीं, 16 स्टेट्स के अंदर मोबाइल टावर्स का खूब कंस्ट्रक्शन किया। 13 साल तक वो इस बिजनेस को करते रहे। उसके बाद जब 2G स्पेक्ट्रम आया तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को बाय बाय कर दिया। ये वो वक्त था दोस्तों जब कोई भी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखता था और किसी को इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। साल 2008 में सोलर पावर सेक्टर में एंट्री की और केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई, जो अब केपीआई ग्रीन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 2010 में केपी एनर्जी के नाम से एक कंपनी बनाई और विंड एनर्जी के सेक्टर में कदम रखा। आज केपीआई एनर्जी बीएसई और एनएसई पे दोनों ही लिस्टेड कंपनियों में से एक आती है। आज फारूक पटेल जी को एक मेजर प्लेयर मानते हैं इस सेक्टर में। आपको अंदाजा हो सकता है कि ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का सेक्टर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कंपनी आपको और कैसी लगी ये कहानी, प्लीज अपने कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कंपनी के साथ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, कंपनी का पी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या है, डिविडेंड कैसे मिलता है, किन कंपनीज को कब किस वक्त लेना चाहिए, रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स क्या होते हैं, ईयरली रिजल्ट्स क्या होते हैं। इन सब रोचक जानकारी के जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनहाज @InvestRight।